हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने लेके आई हूँ लेज़र का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन 12th के लिए चाहे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप में ही आता है, लगभग 10 मार्क्स का आ सकता है। एंड द क्वेश्चन इज कि व्हाट आर आइंस्टाइन ए एंड बी कोएफिशिएंट, आइंस्टाइन के ए एंड बी कोएफिशिएंट के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन सेकंड फॉर्म में इस तरीके से आ सकता है कि फाइंड द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। ऐसा ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये डेरिवेशन थोड़ा सा समझ के चलें क्योंकि ये लेंथी ज़रूर है बट इतना टफ नहीं है। स्टार्ट यदि हम करते हैं तो सबसे पहले कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ चीज़ें मान के चलनी होती हैं। तो इसमें आप ये मान के चलते हैं कि लेट एन असेंबली ऑफ एटम्स, यानी अगर कोई भी कहना चाहिए एक्टिव मीडियम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, असेंबली ऑफ एटम्स, यानी कि उसके अंदर किसकी असेंबली है, उसके अंदर कौन गैदर्ड है, एटम्स गैदर्ड हैं। जैसे आपने एल्यूमिनियम का रॉड लिया तो रॉड जो है वो एक्टिव मीडियम हुआ आपका, और उसके जो एटम हुए उसको आप क्या बोल सकते हैं, एंड असेंबली ऑफ एटम्स। लेकिन कंडीशन जो है इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़रूर ध्यान दें कि लेट एन असेंबली ऑफ एटम्स, यहाँ कुछ एक कंडीशन है जो दी हुई है, क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि टेम्परेचर जो है वो लगभग कांस्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब कि आपका जो लोअर एनर्जी स्टेट का जो एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट पर फिलहाल नहीं जा रहा है, क्योंकि जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की है। आप हिंदी में कह सकते हैं साम्य अवस्था है, यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर टेम्परेचर आप लगातार चेंज करते रहते तो नीचे वाले जो एटम्स होते, लोअर स्टेट के जो एटम्स होते, वो लगातार एक्साइट होके कहाँ जाते रहते, अपर एनर्जी स्टेट पे। तो इस स्थिति में जबकि वो स्थिति कांस्टेंट ही नहीं है, हम किसी डेरिवेशन को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने ये कंडीशन क्यों ली, उसका रीज़न यही है कि दोनों तरफ क्या हो जाए, जो नंबर्स हों किसके, एटम के एनर्जी स्टेट नंबर 1 पे या एनर्जी स्टेट नंबर 2 पे, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो हमने कौन सा स्टेट लिया, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। टेम्परेचर क्या लिया है इसके लिए, एट टेम्परेचर कैपिटल टी, ठीक है, विद इंसिडेंट रेडिएशन। यदि एक आपका कहना चाहिए एक्टिव मीडियम है, मैंने बोला कोई भी प्लेट है, कोई बर्तन है, कुछ भी है जो एटम से मिलके बना है, उसके ऊपर आपने क्या किया, विद इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, जो मैं आपको एग्जांपल देती थी कि उसके ऊपर हमने क्या किया, रेडिएशन क्या किया, इंसिडेंट किया। तो जो रेडिएशन हमने उसके ऊपर इंसिडेंट किया, लेट अस सपोज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, न्यू है, और क्या माना है, एंड एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय यू न्यू, यानी कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी जिस चीज़ के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट किया जाता है, जिस एक्टिव मीडियम पर रेडिएशन इंसिडेंट किया जाता है, वो उस रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और यदि वो एब्जॉर्ब करता है तो वो जो एब्जॉर्बेंस है वो पर यूनिट एरिया कितना है, क्योंकि पर यूनिट एरिया से हमें ये समझ में आ जाएगा कि एब्जॉर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। तो जितना भी वो पर यूनिट एरिया, क्या कहना चाहिए, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है एटम, उसको किससे डिनोट किया है आपने, यू न्यू से। N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ एटम्स, कहाँ कहाँ, N1 जो है वो है एनर्जी स्टेट 1 में, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या, और N2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या। तो एजम्पशंस को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एजम्पशंस में हमने क्या क्या माना। सबसे पहले जो हमने कंडीशन मानी, दैट कंडीशन इज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इज गिवन बाय कैपिटल टी, एंड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होता है दैट इज न्यू, energy density is u nu, and number of atoms at energy state E1 is N1 and at energy state E2 is N2। ये इतने से assumptions लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो कहना चाहिए इंसिडेंट कहना स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है कि जो भी आपका मीडियम है उसके जो एटम हैं जो लोअर एनर्जी स्टेट पर हैं, उनके ऊपर जैसे ही आप बोला कि हम न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो ये एटम उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और
एक्साइट होकर एनर्जी स्टेट E1 से कहाँ ट्रांजिट करते हैं, एनर्जी स्टेट E2 पर। तो अगर ये एनर्जी स्टेट E1 से E2 पर ट्रांजिट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी वर्ड कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये एग्जैक्टली बता पाना कि 4 ऊपर गए या 5 ऊपर गए या एक फिक्स नंबर बता पाना तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है कि बर्तन यदि ठंडा है और यदि बर्तन हल्का सा गर्म होना स्टार्ट हुआ तो हम ये स्टार्ट कह सकते हैं कि कुछ एटम एक्साइट होके कहाँ आ चुके हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो इसलिए हमने उसको एक वर्ड दिया, क्या, प्रोबेबिलिटी। मीन्स हम बात जो कर रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स में कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर फिगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसकी होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब किया है फ्रॉम E1 टू E2। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U न्यू। जितनी एनर्जी जो कहना चाहिए वो एब्जॉर्व करेगा पर यूनिट एरिया, उतनी ही एनर्जी के साथ वो क्या कर पाएगा, ऊपर ट्रांजिट कर पाएगा। जो मैं आपको हमेशा बताती थी क्या, कि इसका जो लेवल होता है वो कितना होता है, E2 माइनस E1। जो एग्जांपल दिया करती थी कि यदि यहाँ पर जो है यदि 1 यूनिट है, यहाँ यदि 5 यूनिट की एनर्जी का जो ये लेवल है, तो E2 माइनस E1 5 माइनस 1, यानी इस एटम को लगभग कितना रेडिएशन पर यूनिट एरिया एब्जॉर्व करना होगा, 4 यूनिट का करना होगा, तब कहीं जाके ये एटम कहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, ट्रांजिट कर सकता है हायर एनर्जी स्टेट पर। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और जो प्रोबेबिलिटी है एटम्स की नीचे से ऊपर जाने की, उसको शो करने के लिए हमने प्रोबेबिलिटी को शो किया P से, और फ्रॉम 1 to 2 देयरफॉर वी हैव रिटन Y 1 to 2। इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं स्पेशली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 से कंफ्यूज होते हैं और यहाँ पर 2 1 लिख के आते हैं। यहाँ फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड पे जा रहे हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट 1 टू हायर एनर्जी स्टेट 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U न्यू, और यू कैन से एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट एरिया। यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, तो ये जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट को आप बोलते हैं B12, और ये जो B12 ही होता है, यही जो है सबसे पहले आइंस्टाइन का कौन सा कोएफिशिएंट कहलाता है, आइंस्टाइन का किस प्रोसेस के लिए ये कोएफिशिएंट है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो B12 इज द कोएफिशिएंट ऑफ आइंस्टाइन फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले तो हमको एक कोएफिशिएंट मिल गया, दैट इज V12, और कहना चाहिए पहली प्रोसेस स्टार्ट भी होगी। अब इस प्रोसेस में नेक्स्ट जो भी होगा उसके अनुसार हमको अगला स्टेप मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एटम है जो कि एनर्जी स्टेट E2 पे पहुंच चुका है, ये डायरेक्टली जंप करेगा कहाँ पर, E1 पर। अब यहाँ 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये स्पॉन्टेनियसली यानी खुद के नेचर के कारण जंप कर जाए, या दूसरा ये हो सकता है कि इसको हम कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशन दे दें और उस एक्स्ट्रा रेडिएशन के साथ ये जंप कर पाए। इस तरीके से यदि हमारी नेक्स्ट प्रोसेस हुई तो वो क्या हुई कि अ ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1, E2 टू E1 में अकर आइदर वाया स्पॉन्टेनियस, या तो स्पॉन्टेनियसली आएगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन। और यदि ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है कहाँ से कहाँ आने की, एनर्जी स्टेट 2 से एनर्जी स्टेट 1 पर आने की, इसको हमें 2 चीज़ें सोच के चलना पड़ेंगी। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर E2 टू E1 ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, किस तरीके से दे सकते हैं कि P फॉर प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट है, देयरफॉर 2 1, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, 1 2 ना लिखें, 2 1 सेकेंड से फर्स्ट में, इज इक्वल टू A21 प्लस B21 U न्यू। अब क्लियर दिख रहा है कि A है मतलब कोई एक नया कोएफिशिएंट आया,
तो चूंकि ये स्पॉन्टेनियसली भी नीचे आ सकता है, तो A21 जो आपका कोएफिशिएंट है दैट इज ऑल्सो अ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट बट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जो B21 है ये है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन देखने में एक बात आती है कि बीच में प्लस किया समझ आता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी है, 2 केसेस हो रहे हैं, लेकिन जो यू न्यू है वो A1 के साथ नहीं है, वो यू न्यू सिर्फ B21 के साथ है। उसका रीज़न ये कि A21 जो है ये किसको आपको इंडिकेट कर रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन को। और स्पॉन्टेनियस एमिशन में हम एटम्स के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा रेडिएशन इंसिडेंट नहीं करते हैं, वहाँ एटम खुद अपने नेचर के कारण सिर्फ यहाँ हायर एनर्जी स्टेट में इतना रुकता है और तुरंत कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। चूँकि एक्स्ट्रा रेडिएशन है ही नहीं, तो वो रेडिएशन उसने कितना पर यूनिट एरिया एब्जॉर्ब किया ये मैटर ही नहीं करता है, इसलिए A21 के साथ यू न्यू नहीं है। लेकिन जब ये स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो इसमें हम उसके ऊपर क्या कराते हैं, एक्स्ट्रा रेडिएशन देते हैं, और जब हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और वो अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो पर यूनिट एरिया कितना एब्जॉर्ब करता है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसको हमें लेना यहाँ मस्ट है। इसलिए इसमें A21 के साथ यू न्यू नहीं आएगा, B21 के साथ क्या आएगा, यू न्यू आएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये मे बी आपको स्पॉन्टेनियसली मिल सकती है या आपको स्टिमुलेटेड तरीके से मिल सकती है। तो इस तरीके से हमारे सामने 2 प्रोबेबिलिटीज़ आई जहाँ की एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर पे गया और हायर से कहाँ आया, नीचे की तरफ आया। लेकिन यदि हम ये बात करें कि नीचे से ऊपर कितने गए, तब हम जाके ये समझ पाएंगे कि जितना ऊपर जाएगा उतने ही एटम्स नीचे आएंगे, और जब वो नीचे आएंगे और वो रेडिएशन देंगे तो उतने ही पावर की हमें क्या मिलेगी, लेज़र लाइट मिलेगी। तो ये बहुत मायने रखता है ये जानना कि कितने एटम ऊपर जाते हैं और कितने एटम क्या होता है। जितने ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली वो सब कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो उसको आप क्या कह सकते हैं कि इन एनर्जी स्टेट 1 द नंबर ऑफ एटम्स दैट एब्जॉर्ब्स, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आ फोटोन एंड राइज टू द स्टेट क्या, E2 पर यूनिट टाइम। यहाँ ध्यान रखें कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम कहना चाहिए कुछ ना कुछ एक निश्चित माप के अंतर्गत लेते हुए जरूर करेंगे। तो यहाँ हमने उसको क्या कहा कि उसने रेडिएशन या उसने जो फोटोन एब्जॉर्व किया वो कितने समय में किया, पर यूनिट टाइम। वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। तो पर यूनिट टाइम यानी कि एक प्रकार से रेट निकालना। तो ये जो रेट है, रेट ऑफ ट्रांजिशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि जो आपका ट्रांजिशन 1 से 2 में, मतलब आपने जो सबसे पहले इक्वेशन लिखा था उसमें हमें डेफिनेटली किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, N1 का, क्योंकि आप सबसे पहले क्या मान चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो ग्राउंड स्टेट पर हैं यानी कि E1 स्टेट पे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आप पहले से ही अजम्पशन से मान के चले हैं, कितनी है, N1। तो ये N1 एटम ही होंगे जो उस एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ जाएंगे, E2 पर। तो जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिया था जहाँ आपने ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बताई थी P12 इज इक्वल्स टू, आपने बोला था कोएफिशिएंट आपका B12 आया था, आपने इसको यू न्यू के साथ लिया था, इसमें हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, N1 का, क्योंकि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी किस पर, नंबर ऑफ एटम्स पर। तो नाउ योर फर्स्ट इक्वेशन इज एज N1 P12 इज इक्वल्स टू N1 B12 U न्यू, है ना। नाउ अब जबकि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो सेकंड से कहाँ होता है, फर्स्ट में होता है, तो उतने ही एटम सेकंड से कहाँ आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को या उस रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम कैसे शो करेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, N2 माने थे आपने, तो जो नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ही कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो ये जो इक्वेशन आपका था कि जहाँ आप क्या लिखते थे कि P21 यानी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी
सेकंड से कहाँ थी, फर्स्ट में थी, जो किस किस का प्लस थी, A21 यानी कि जो स्पॉन्टेनियस था, और दूसरा यानी B21 U न्यू। इसमें हमको दोनों तरफ ये जब रेट निकालना होगा तो डेफिनेटली किसका मल्टीप्लाई या कितने एटम आएंगे ऊपर से नीचे, उनकी संख्या जो होगी वो कितनी होगी, N2। सो योर फाइनली इक्वेशन बिकम्स N2P21 इज इक्वल्स टू N2A21 प्लस B21 U न्यू। इसको यदि हमने इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, तो हम वापस आते हैं हमारी उस कंडीशन पर जिस कंडीशन को हमसे सबसे शुरू में माना था। वो क्या थी, अंडर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट थी। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब टेम्परेचर को रेज नहीं किया जा रहा है, टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट है, तो जितने एटम नीचे एनर्जी ले चुके हैं उन्होंने एनर्जी ली है और वो कहाँ राइज कर चुके हैं, एनर्जी स्टेट E2 पर, और टेम्परेचर में फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है, हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, ना टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये जो कहना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स हैं N1 और N2, वो कुल मिला के उस समय उसी नंबर पे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो आपको उसको क्या बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स एब्जॉर्बिंग जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोटॉन्स पर यूनिट टाइम किसके बराबर होंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स एमिटिंग, निकाल रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, एमिटिंग रेडिएशन पर यूनिट टाइम। इसको अगर मैथमेटिकली बोलें तो कैसा कह सकते हैं कि जितना एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही क्या करेंगे, एमिट करेंगे। तो जितना उन्होंने एब्जॉर्ब किया उसको आपने किससे शो किया, उसको आपने शो किया N1P12 से, यानी कौन सा इक्वेशन था आपका, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कितना एमिट किया, एमिशन, उसको आपने किससे शो किया, N2P21 से, यानी N2P21। तो ये डेफिनेटली ये दोनों इक्वेशन जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल हैं, बिकॉज स्टेट इज गिवन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, जितना राइज करके ऊपर गया उतना ही कहाँ आया, नीचे आया। तो यदि ऐसी स्थिति है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि आपका जो N1P12 था एक्चुअल में वो किसके बराबर था, आपका N1P12 इक्वेशन नंबर 1 जो था वो किसके बराबर था, N1B12 U न्यू। तो आपने इसकी जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और आपका N2P21 जो था, जो आपका N2P21 था वो किसके बराबर था, इसके बराबर था। इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 की यहाँ सब्स्टिट्यूट की। अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, N2 को अंदर लेके जाते हैं, तो हमको ये बात आती है कि इसमें से हम ऐसी कौन सी टर्म है जिसको हम क्या करें, सेपरेट करें। तो डेफिनेटली यदि हम यहाँ कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर फाइंड आउट करना चाहेंगे कि एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट एरिया कितनी है। तो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी किससे डिनोट की है हमने, एनर्जी डेंसिटी हमने डिनोट की है किससे, यू न्यू से। तो यू न्यू की टर्म को सेपरेट करने के लिए आप इसको जस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, यू न्यू को कॉमन लेते हैं, और यू न्यू की वैल्यू जो आती है वो क्या आ जाती है, N2A21। ये पूरी जो क्वांटिटी है ये पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है एज अ डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी डेंसिटी। एक्चुअल में फिर हम वापस जाते हैं, यहाँ तक मैंने आपको जो भी बताया वो प्रोसेस या वो थी जो मतलब कहना चाहिए लगातार, कहना चाहिए 1 बाय 1 हो रही थी। कैसे, पहले एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाके फिर क्या हुआ, नीचे आया, स्पॉन्टेनियसली आया, स्टिमुलेटिंग आया। लेकिन अब जो भी प्रोसेस है वो थोड़ी सी कहना चाहिए टारगेटेड है कि एक्चुअल में हम अब इस डेरिवेशन में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी तक तो प्रोसेस टू प्रोसेस पूरा हमने उसको सिर्फ मैथमेटिकली कन्वर्ट किया, अब हम एक्चुअल में पाना क्या चाहते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं किस तरफ कि हमको किस किस का जो चाहिए, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ कौन कौन है, ए है और बी है, जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके हो। तो ए और बी का आपको रिलेशन चाहिए एक्चुअल में, कि ए और बी का एक्चुअल में रिलेशन है क्या। तो वो अभी हमें फ़िलहाल तो बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमको कोई इतना बहुत क्लियर नहीं कर रहा है कि ए और बी का एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो यदि आपको ए और बी का रिलेशन चाहिए तो, और यदि आपको टारगेट पे जाना है, तो एक प्लैंक फार्मूला होता है जो कि जनरली आपका फिजिक्स के स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होता है। प्लैंक का फार्मूला हमें थोड़ा सा उसको देखना होगा, क्योंकि उसके अनुसार ही हम क्या कर पाएंगे, इसके आगे बढ़ पाएंगे। सो नाउ अवर इक्वेशन नंबर 3 इज यू न्यू इज इक्वल्स टू N2A1 अपॉन N1B2 माइनस N2B21।
अब ये इक्वेशन, जैसा कि मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि इस इक्वेशन को अब हमको आगे ले जाना है थोड़े से टारगेट को लेके, कि ये जो यून्यू है ये कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। चूँकि हम यहाँ पर बात स्टैटिस्टिक्स की कर रहे हैं, हमने एक वर्ड यूज़ किया है प्रोबेबिलिटी, तो फिजिक्स में जब स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स की तरफ हम जाते हैं तो जो कहना चाहिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है प्लैंक का, वो जो है वो क्या है, यून्यू इज इक्वल्स टू 8πh/c³, 1/e⁻⁻ (-1). अब ये आ तो डायरेक्ट रहा है, बट आपको याद रखना पड़ेगा इसको। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम प्लैंक का फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ तो नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अपने आप में एक काफ़ी लंबा प्रूफ है, लेकिन यहाँ हमें इसकी ज़रूरत है कि ये जो यून्यू है ये हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज से निकला हुआ है, और ये जो यून्यू है ये किसके द्वारा प्रूफ किया गया है, प्लैंक के फॉर्मूला के द्वारा। इसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो ज़रूर मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। तो इसमें एच सारे जानते हैं, प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर एच न्यू बाय के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसकी टर्म्स को मैं ज़रूर क्लियर कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो आप इसको क्या, आपको बाय हार्ट तो इसको करना होगा। तो ये जो यून्यू की वैल्यू है जो प्लैंक के फॉर्मूले से आती है वो ये आती है। मैंने आपसे क्या कहा कि इसके आगे जब हमें चलना है तो थोड़ा सा हम अपना टारगेट को याद रखें। इस टारगेट को याद रखने से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस डेरिवेशन को, इसको यदि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके जो टर्म्स होंगे और जो इसके टर्म्स होंगे वो क्या होना चाहिए, थोड़े से कॉमन होना चाहिए। तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/e⁻⁻kt-1। तो यहाँ आप एक क्लू मेरा याद रखें कि यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ का 1 तो ना याद रखें, बट ये याद रखें कि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए, ताकि हम इसको आगे जाके कंपेयर कर पाएँ किससे, प्लैंक के फॉर्मूले से। तो यदि इतना सा याद रख लेंगे कि हमको यहाँ पे 1 चाहिए तो ऑटोमेटिकली याद ये आ जाएगा कि इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करें कि वहाँ पर 1 आ जाए। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यदि हम n2b21 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यदि हम ऐसा करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, n2b21 से करते हैं, इस टर्म को मैं छोड़ रही हूँ, बिल्कुल ना देखें इसको, n2b21 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये जो इक्वेशन होगा ये क्या आ जाएगा, n2a21 यानी n2a21 डिवाइडेड बाय n2b21। ऐसे इसको डिवाइड किया इस वाली टर्म को किससे, n2b21 से, और लास्टली n2b21 इज डिवाइडेड बाय n2b21। तो जो मैंने आपसे कहा था वो चीज़ तो हमको अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल गया कि ये दोनों जब कैंसिल होंगे तो ये दोनों मिलके हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, है ना। और इधर क्या बचा, b12, और यहाँ क्या बचा, b21। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने कंडीशन कौन सी ली है, थर्मल इक्विलिब्रियम ली है। थर्मल इक्विलिब्रियम में जितना इलेक्ट्रॉन 1 एनर्जी स्टेट से 2 पे जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन 2 एनर्जी स्टेट से 1 एनर्जी स्टेट पे आएगा, क्योंकि जो है स्टेट कैसी है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेटली ये दोनों कोएफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो ये जो आपका डेरिवेशन में b12 b21 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये b12 है, चाहें तो हम इसको b12 लिख लें तो भी कैंसिल हो सकता है, चाहें तो हम इसको b21 लिख लें तो भी कैंसिल हो सकता है। तो अल्टीमेटली लास्ट में जो मिलता है वो क्या मिलता है, यहाँ से और क्या कैंसिल हो सकता है, n2 कैंसिल हो सकता है। तो बचा क्या, a21/b21, a21/b21 और साथ में n1/n2, n1/n2 -1। ये मेरा कहना था कि जनरली बच्चों को मैंने देखा है कि वो ये भूलते हैं कि हमें किस टर्म से डिवाइड करना है, और यहाँ चूँकि 1 2 1 2 इतने बार आता है कि बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अल्टीमेटली लास्ट में। इसलिए मैं आपको क्लू के लिए बताया मैंने कि आप पहले इसको लिखें तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हमको यदि 1 बनाना है तो हमको डिवाइड किस टर्म से करना है, तो उसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो कहाँ थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, इससे तुलना करनी है हमको हर जगह। तो अब यदि हमारा इक्वेशन ये मिला है तो यहाँ हमको कहाँ थोड़ा सा चेंज लग रहा है, हमको ये चेंज लग रहा है कि बाकी सब तो ठीक है बट यहाँ पर जो है n1/n2 नहीं है, n1/n2 की जगह क्या है, e⁻h⁻ तो स्टैटिस्टिक्स में ही एक होता है किसका, मैक्स बोल्ट्जमैन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, जहाँ पर
जो आपके एटम्स के नंबर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, N1 to N2 नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एनर्जी स्टेट 1 में, एनर्जी स्टेट 2 में, ये नंबर ऑफ स्टेट का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, दैट इज़ इक्वल टू e⁻h⁴/kT। ये भी बच्चों अपने आप में एक पूरा डेरिवेशन है, बट यहाँ भी हमें डायरेक्ट क्या यूज़ करना है, रिजल्ट ही यूज़ करना है। तो अगर ये वैल्यू ये है और हम अगर N1 N2 की जगह पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि वहाँ लिखा हुआ है बोल्ट्जमैन रिलेशन, तो ये क्या बन जाता है, e⁻h⁴/kT -1। अब आप शायद मेरी बात पूरी तरह से समझ पाए होंगे कि यदि हम इससे इसको कंपेयर करते करते बना रहे थे तो हमने सबसे पहले उसको डिवाइड किया, उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन यूज़ किया e⁻h⁴/kT, और अल्टीमेटली लास्ट में अब हमारे पास जो इक्वेशन बचा है वो इक्वेशन क्या बचा है, u⁻u इज इक्वल टू A21/B21। ये जो आपका N1/N2 था ये क्या बन चुका है, e⁻h⁴/kT -1। अब इस इक्वेशन को यदि हमने एक नंबरिंग की किससे, 5 से, ये इक्वेशन है आपका नंबर 4। तो यदि जो बार बार कह रही हूँ कि इनको ही हमको क्या करना है, इक्वेट करना है, तो 4 और 5 को यदि आप कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है कि इसकी वैल्यू अगर आप उसके बराबर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं कि ये जो टर्म है 1/e⁻h⁴/kT और इसमें ये जो टर्म है 1/e⁻h⁴/kT, ये दोनों टर्म क्या हैं, कॉमन है। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो यदि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो लास्ट में फिर हमारे पास क्या बचा, लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, लास्ट में हमारे पास सिर्फ बचता है 8 पाई क्या बचता है, 8πh⁻c³ इज इक्वल्स टू A21/B21, सिर्फ इतना बचता है। और यही तो हमें चाहिए था, हमें चाहिए था A और B का रिलेशन। तो A और B का जो रिलेशन आपका निकला, ये क्या निकला आपका, A21/B21। और इसमें यदि हम इसको देखते हैं तो इस रिलेशन में हम यदि बात करें तो 8 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो इसको हम जनरली बोल सकते हैं कि A21/B21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ सिर्फ और सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके, जितना आपका जो रेडिएशन था वो इंसिडेंट किया गया था, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, सिर्फ और सिर्फ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, फ्रीक्वेंसी के। तो क्वेश्चन हो सकता है मे बी आइंस्टाइन के AOB कोएफिशिएंट के नाम से ना आए, बल्कि ऐसा आ जाए कि प्रूव दैट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू। तो क्वेश्चन बच्चों काफ़ी लंबा था, डेरिवेशन काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने बीच में आपको कई क्लूज दिए हैं इसके। तो अगर आप चाहें तो इसमें से आपको, अगर मेरे अनुसार यदि आपको याद रखने की बात थी तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में याद रखना था क्या, P12 यानी कि 1 से 2 में। तो अगर इसके साथ कोई कोएफिशिएंट आया था, यानी किसके साथ में, अगर स्टिमुलेटेड के साथ कोई कोएफिशिएंट आया था तो याद रखना वो कोएफिशिएंट था B। तो B12, और यहाँ आपने क्या किया था, एनर्जी डेंसिटी क्या आई थी आपकी, न्यू। और चूंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस स्टेट में कितने थे, N1, तो हम किसको मल्टीप्लाई कर सकते थे यहाँ दोनों तरफ, N1 को। फिर आपका जो दूसरा प्रोबेबिलिटी थी वो थी B21 इज इक्वल्स टू कितना था आपका, P21, ये था आपका A21 प्लस B21 U न्यू। लेकिन कितने एटम्स आए थे ऊपर से नीचे, वो थे N2। तो यहाँ पे दोनों में आपने किसको मल्टीप्लाई किया, N2 को। ये दो चीज़ें आपको अगर याद हैं, और तीसरी चीज़ सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़, ये और ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर एक जगह अगर आप भूल पाएंगे तो वो चीज़ ये हो सकती है कि B12
इज इक्वल्स टू B21, तो ये भी किससे मिलेगा आपको, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट से। ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेंगी। साथ में कुछ रटने का रहेगा, तो ये रहेगा क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ये आपने प्रूफ नहीं किया है, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, तब भी मैं हमेशा आपको जो क्लू दे रही हूँ उस क्लू को याद रखना कि डिवाइड किसको करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc के लिए भी है और इंजीनियरिंग के लिए भी है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लू बताते हुए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ और बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है। नाउ A and B कोएफिशिएंट इन वन शॉट, हाउ कैन वी derive the equation? So we are just starting from energy state E1 to E2. What's the probability? 1 to 2 is equals to B12 U nu. It was equation number 1. Now secondly, from E2 to E1, the probability was P21, and it is the total of A21 plus B21 U nu, and now this is the equation number 2. So these are the probabilities, and now the rate of transition, and the rate of transition is N1 P12 is equals to N1 B12 U nu, equation number 3, because number of atoms in the lower energy states are N1, and secondly at the energy state E2, N2 P21 N2 A21 plus N2 P21 U nu, and now this is the equation number 4. So in short we can say कि जितना हमने जो भी इक्वेशन दोनों लिए उनको किस तरीके से रेट में कन्वर्ट किया, फिर कौन सी कंडीशन आपने अप्लाई की, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि दोनों रेट क्या होंगे, सेम होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए उतने ही इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहाँ आए, नीचे की तरफ। एंड P12 इज इक्वल्स टू N2 P21. सो वी आर जस्ट इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. N1 B12 U nu is equals to N2 A21 plus N2 B21 U nu. Okay, so now this is the state of thermal equilibrium. Now how can we solve it? Now we have to just separate U nu means energy density. So for that, N1 B12 U nu minus N2 B21 U nu, and the remaining is N2 A21. We can take common U nu, remaining was N1 B12 minus N2 B21, and here N2 A21. Therefore U nu is equal to, N2 A21 upon N2 upon N1 B12 minus N2 B21. यहाँ मैंने आपको क्लू दिया था कि यहाँ हमें कोशिश क्या करनी है, 1 बनाने की, क्योंकि जहाँ हम एनर्जी डेंसिटी पे आते हैं वहीं हम किस इक्वेशन पे पहुँच जाते हैं, इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन जो है वो क्या कहता था, N1 upon N2 is equals to e raised to h nu by kT. This is MB equation, through the MB equation. And the second one, the Planck's formula was U nu is equals to 8 pi h nu cube by c cube in the bracket
1 upon e raised to h nu by kt minus 1. Here we are taking u nu. Here also Planck formula given u nu. So we can compare it. यदि हम इसको कंपेयर करते हैं तो मैंने आपको एक क्लू दिया था कि यहाँ हमें कंपेयर करने में किसको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाए 1, और यदि 1 चाहिए तो डेफिनेटली हमें डिवाइड भी किससे करना होगा, n2 b2 1 को. तो यहाँ तक हमारे कितने इक्वेशन हो गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ठीक है, तो इसको मैं दे सकती हूँ इक्वेशन नंबर 5th. ओके, सो नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 5th by n2 b2 1. Why? Because we want here 1. Okay, so now dividing equation number 5 by n2 b2 1. So u nu is equal to n2 a21 upon n2 a21 upon n2 b21 upon n1 b12 upon n2 b21 minus n2 b21 upon n2 b21. So n2 b21, n2 b21, these are the terms will be cancelled out. And now here b12 b21 thermal equilibrium state पर at the thermal equilibrium state b12 is equals to b21. ऑलरेडी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ बिना एक्सप्लेन किए हुए फटाफट डेरिवेशन ही देख रहे हैं. b12 इज इक्वल्स टू b21, सो वी कैन कैंसिल दिस b12 टू b21. सो नाउ द रिमेनिंग वॉज u न्यू इज इक्वल टू, क्या था रिमेनिंग यहाँ पर आपका n2 से n2 कैंसिल हुआ था, तो रिमेनिंग क्या था यहाँ रिमेनिंग था a21 बाय b21, a21 बाय b21. b12 b21 चूँकि एक से हैं ये कैंसिल हो सकते हैं, रिमेनिंग n1 अपॉन n2 माइनस यहाँ पूरा कैंसिल हो गया. तो जो हम चाह रहे थे, जिसके लिए हमने ये स्टेप लिया था कि हमको यहाँ 1 चाहिए था, ये 1 यहाँ आ गया. ठीक है, अब यदि हम इसमें बोल्ट्जमैन का रिलेशन यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं कि n1 अपॉन n2 ऑलरेडी गिवन है अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं इसको क्या कहलाता था, ये बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है, e रेज़ टू h न्यू बाय kt, therefore u न्यू इज इक्वल्स टू a21 by b21 upon e raised to h nu by kt minus 1. So जो हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि हमको अपने u nu को एक्चुअल में किससे कंपेयर करना है, प्लैंक के फॉर्मूले से जो हमें एनर्जी डेंसिटी u nu मिलती है. तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, सो हियर वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 6 and now this is the equation number 7. So we are just equating equation number 6 and 7. Okay, so RHS are the same, so we can equate these equation. 8 pi h nu cube by c cube in the bracket 1 upon e raised to h nu by kt minus 1 is equal to a21 by b21 upon e raised to h nu by kt minus 1. Here both the terms are same, so we can cancel these terms. Now the remaining 8 pi h nu cube by
C cube is equal to A21 by B21, or we can say 8 is the constant, pi is the constant, h is the constant, and c the speed of light, it is also a constant. So in short we can say the ratio of transition from 2 to 1 upon B21 is directly proportional to nu cube, or you can say the cube of the frequency. So this is the relation between the stimulated transition and the spontaneous transition, and these are called the Einstein's coefficient. तो इस तरीके से आपका मैंने जो आइंस्टाइन का ए एंड बी कोएफिशिएंट था, चूँकि वो काफ़ी कहना चाहिए लेंदी गया था और कई टुकड़ों में आपको एक्सप्लेन कर पाई थी, उसको मैंने पूरी तरीके से एक बार में आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो कि बीएससी वालों के लिए भी और बीटेक वालों के लिए भी 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टेक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैंने जो आपको क्लूज़ दिए हैं वो क्लूज़ ज़रूर याद रखेंगे कि वहाँ 1 बनाने के लिए डिवीज़न किसका लेना है, 1 2 यानी कि एनर्जी नंबर 1 से 2 में आना, 2 1 मतलब 2 में आना, 1 2 2 1 में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहले प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर रेट निकालना, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट लगाना। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट भी ध्यान रखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर 2 चीज़ें मिलेंगी कि एक तो ये दोनों रेट इक्वल होंगे और दूसरी चीज़ ये कि दोनों ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट जो होंगे जो 1 से 2 में हैं और जो 2 से 1 में हैं जो स्टिमुलेटेड के लिए हैं, ये दोनों भी इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों के लिए चूँकि ये डायरेक्ट यूज़ किए गए हैं तो इनको ज़रूर मैं कहूँगी कि इनको भी आपको याद लगभग करना होगा, क्योंकि ये आपने खुद फाइंड आउट नहीं किए हैं, डायरेक्ट यूज़ किए हैं, तो इनको थोड़ा याद आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस कहना चाहिए डेरिवेशन को बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। आपको मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र के साथ में। थैंक यू।